वेलकम टू पिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, यूएस के अंदर, थाईलैंड के अंदर, दुबई के अंदर। यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है क्रिप्टो पे। आपने ये न्यूज़ हेडलाइन सुनी भी होगी और जगह जगह आपने पढ़ी भी होगी। क्या इसका मतलब है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता क्या है? प्रेसिडेंट ने अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों साइन किया? पहले क्यों नहीं साइन किया? बाद में क्यों नहीं साइन किया? इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? स्टेबल कॉइन्स पे कोई इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा? और ओवरऑल बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए ये कैसी न्यूज़ है? यूएस क्या चाहता है? इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या होने वाला है? थाईलैंड के अंदर क्या हुआ टैक्सेशन को लेके? क्या वो एक लेसन भी हो सकता है इंडिया के लिए? राइट? और दुबई क्यों जा रही है बहुत सारी कंपनीज, उसका पता लग गया। फाइनली दुबई के अंदर जो है हमने देखा एक कानून क्रिप्टो को लेके तैयार हो चुका है। क्या वो कानून है, किस तरीके का है, क्या विजन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। ठीक है। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा की तरह अपनी जो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ सो दैट तो हमेशा की तरह मैं अपनी शुरुआत जो है वीडियो की हमेशा ट्विटर हैंडल से शुरू करता हूँ। ठीक है। और ट्विटर हैंडल पे आज मैंने एक चीज़ लिखी है। आप लोग मेरे ट्विटर को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसे फॉलो करिए। ट्विटर पे मैंने बात लिखी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट्स हैं, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट है, ऐसे यूएस की भी स्टॉक मार्केट है, दुनिया में जितनी भी बड़ी-बड़ी जो देश हैं उन सब की एक स्टॉक मार्केट्स हैं, राइट? और उन सारी मार्केट्स की एक वैल्यू है, राइट? कि कितनी वैल्यूएशन है उन सारे स्टॉक, जो टोटल इक्विटी मार्केट है। तो उसमें जो सबसे पहले जो नंबर 1 है, जो लीड करता है, वो यूएस है, जिसकी 46 ट्रिलियन यूएस डॉलर उसकी मार्केट कैप है। नंबर 2 पे चाइना है, जो कि काफ़ी पीछे है। इनफैक्ट अगर आप यूएस से देखो 11 ट्रिलियन, जापान 5.78 ट्रिलियन, हांगकांग 5.50 ट्रिलियन। हांगकांग फाइनेंशियल हब है, जापान टेक्नोलॉजी हब है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, सऊदी अरेबिया ऑयल का हब है, और इंडिया जो है, इंडिया भी है सऊदी अरेबिया के बाद। इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। जो उसकी टोटल इक्विटी की जो मार्केट है, जो इंडिया का जो मार्केट का साइज है, वो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। काफ़ी अच्छा रैंक है इंडिया का भी, विदाउट डाउट टॉप 10 में हम 7th रैंक्ड है। हमने अभी कनाडा और यूके को पीछे किया है। बट फिर भी अगर आप गैप को देखो, इंडिया और यूएस के बीच का अगर गैप देखो, तो कितना बड़ा गैप है। मतलब ये 10 टाइम से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये अगर हम देखें तो 15 टाइम बड़ी है इकोनॉमी यूएस की। और यूएस की इकोनॉमी का बड़ा होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, वो ऐसे-वैसे उसको एम्ब्रेस करते गए। वैसे-वैसे उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करते गए। उसके सराउंडिंग रेगुलेशन बनाते गए। नई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने दिया, ठीक है? जो इमिग्रेशन लॉ थे उसको आसान किया कि अगर कोई बाहर से कोई टैलेंट आके उनके यहाँ पे काम करना चाहता है तो उन्होंने इमिग्रेशन को आसान किया, इमिग्रेंट्स को फैसिलिटी दी और वहाँ पे हब्स बनाए, सिलिकॉन वैली बनाई। तो ये सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से यूएस में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का बोलबाला हुआ, और आज की डेट में यूएस जो है ये इसमें लीड करता है। और अब जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि क्रिप्टो किसी के समझ में तो आ नहीं रहा, कि ऐसा तो है नहीं कि सबको डे 1 पे समझ में आ गया, तो क्रिप्टो बड़ा भी हो रहा है। तो अब यूएस ने ठान लिया है कि यार अब वो समय आ गया है कि अब इवेंचुअली हमें कुछ ना कुछ क्रिप्टो के अराउंड क्लियर गाइडलाइंस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी गाइडलाइंस नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे होगे कि वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, नहीं। अभी हो क्या रहा है कि वहाँ पे क्रिप्टो को जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है, एजेंसीज का मतलब होता है जैसे यहाँ सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो वैसे वहाँ पे अलग अलग एजेंसीज हैं। तो वहाँ पे अपनी अलग अलग एजेंसीज अपने अपने तरीके से क्रिप्टो को ट्रीट करती हैं, राइट? लेकिन कोई एक सिंगुलर गाइडलाइन नहीं है, कोई अम्ब्रेला गाइडलाइन नहीं है, क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि ऊपर से कोई चीज है जिसकी क्लियर डायरेक्शंस हो। अभी सारी एजेंसीज अपने अपने तरीके से क्रिप्टो से डील कर रही है। कोई उसे टैक्सेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, कोई कमोडिटी ट्रीट कर रहा है, कोई कुछ ट्रीट कर रहा है, कोई सिक्योरिटीज ट्रीट कर रहा है। तो इस तरीके से अभी यूएस के अंदर चल रहा है। और यही कारण है कि यूएस के अंदर अभी काफ़ी कंपनीज इतना ग्रो भी इसलिए कर रही हैं क्रिप्टो में खासकर, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस है नहीं, और काफ़ी आज़ादी एक तरीके से वहाँ पे आसान है इस वक्त
वहाँ पे ग्रो करना। तो अब लेकिन यूएस को सडनली ये रियलाइज़ होने लगा कि अब जो टाइम ये आ गया कि हमें कोई ना कोई क्लियर गाइडलाइंस चाहिए। उसके लिए बाइडेन ने अ, जो है एक प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन किया, ठीक है? अगर ये मैं आपको कॉइनडेस्क की एक ह अगर मैं हेडलाइन दिखाऊँ कि बाइडेन इश्यूज लॉन्ग अवेटेड यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो, ठीक है? और इसका मतलब क्या है प्रेसिडेंट ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया? सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास यूएस में ये पावर होती है उसके पास कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे आप ये लेके चलो ना, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता, मतलब जैसे पार्लियामेंट नहीं चल रहा लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसके पास एक पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी कानून ला सकती है और जब पार्लियामेंट दोबारा बैठेगी तो पास करा लेंगे। तो सिमिलरली वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये राइट होता है कि उसके पास एक पावर होती है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकता है कभी भी अर्जेंसी को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, राइट? कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पालन जो है वो जो फेडरल एजेंसीज हैं जितनी यूएस के अंदर उन सबको उसका पालन करना है। दे हैव टू अबाइड बाय दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और उसको अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो वो कांग्रेस के अंदर वो जैसे पार्लियामेंट दोबारा बैठती है तो उसमें डिस्कस किया जा सकता है, उसको उसको क्रिटिसाइज जा सकता है, उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जब तक पार्लियामेंट बैठेगी तब तक वो इन्फोर्स होता है। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स हो जाता है, ये उसके पास प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। इसीलिए बहुत कम ऐसा देखा गया कि प्रेसिडेंट ऑर्डर साइन होता है। अब प्रेसिडेंट ने इस वक्त बाइडेन ने ये प्रेसिडेंट ऑर्डर क्यों साइन किया क्रिप्टो पे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो बेसिकली बाइडेन ने ये प्रेसिडेंट ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये साइन करके ये चाहा है कि जितनी भी फेडरल एजेंसीज हैं, अब समय आ गया कि उनको एक साथ होके काम करना है और क्रिप्टो के ऊपर जो है जो अलग-अलग एजेंसीज हैं, उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, अपना व्यू पॉइंट सबमिट करना है और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर क्लियर गाइडलाइंस बताएंगे किस-किस डायरेक्शन में किन-किन चीज़ों के अंदर बाइडेन को इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू रिपोर्ट चाहिए सारी फेडरल एजेंसी से कि हमें फाइनली करना क्या है क्रिप्टो को लेके, राइट? तो जिसमें अलग-अलग चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो आर्टिकल ये कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है? जिसमें फेडरल एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करके इस सेक्टर को कैसे हम रेगुलेट करें, उसके लिए डायरेक्ट किया है, राइट? अ, अगर आप ये देखिए वो जो वर्ड यूज़ किया है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, द होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, होल ऑफ गवर्नमेंट मतलब पूरी गवर्नमेंट को, पूरी जितनी मशीनरी है, सबको इकट्ठा होके एफर्ट लगाना पड़ेगा टू रेगुलेट क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसका प्राइम फोकस होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इलिसिट यूजेस, लीडरशिप इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि हम लीड करें ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे हम अभी करते आए हैं। तो कहीं न कहीं इंटेंशन है कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर हियर टू स्टे और अगर उसमें कोई भी लेजिटिमेसी दिखती है या उस टेक्नोलॉजी के अंदर इस दम है, तो उसके अंदर भी वो लीड करना चाहता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, राइट? अ, अगर आप देखो तो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर डायरेक्ट करता है फेडरल एजेंसीज को टू डू बेटर कम्युनिकेट देयर वर्क इन द डिजिटल एसेट सेक्टर। अभी हर एजेंसी वहाँ पे अपने-अपने लेवल पे ट्रीट कर रही है क्रिप्टो को। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये कहता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको आपस में मिलके अब काम करना है और क्रिप्टो के ऊपर अपना जो रिपोर्ट है वो एक स्टिपुलेटेड टाइम है, ये नहीं कि कभी भी सबमिट कर दो, एक विद इन द टाइम पीरियड सारी एजेंसीज को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, राइट? और यूएस के अंदर जो इस रिपोर्ट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आकलन लगाया गया कि 40 मिलियन अमेरिकन हैं जो कि 16% ऑफ द टोटल यूएस पॉपुलेशन have reportedly invested in or are trading in cryptocurrencies, right? अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इस ये किन किन मुद्दों को टच कर रहा है, किन किन चीजों पे इसका क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात की गई है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। इसमें बोला गया कि द प्रेसिडेंट हैज पुट फॉरवर्ड अ होलिस्टिक whole of the government approach to understand not only the macroeconomic risk but also microeconomic with the risk to each individual। मतलब ये
जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर कौन से रिस्क्स हैं, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स नहीं, कि जो यूएस की इकोनॉमी को कैसे थ्रेटन करेंगे, या इसके अंदर कोई ऐसे रिस्क हैं जो यूएस की इकोनॉमी के लिए रिस्क बन सकते हैं। इंडिविजुअल रिस्क्स क्या है इस इंडस्ट्री में, उसको सबमिट करने की बात की है कि जो एजेंसीज हैं वो ये सबमिट करें आपस में कोऑर्डिनेट करके कि मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि हमारे जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, और हम ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स को ढंग से सर्व नहीं कर पा रहे, क्यों कंज्यूमर्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरफ, या वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा अ, ऐसा स्कोप है जहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये यहाँ समझने की कोशिश की है, इस पे ये रिपोर्ट सबमिट करने की कोशिश की। फ्यूचर ऑफ मनी, सो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि फ्यूचर ऑफ मनी क्या है। So part of the order directs the US Treasury Department to draft a report on the future of money and payment system. तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह रहा है, बाइडेन ये कह रहा है कि एक रिपोर्ट मुझे ये सबमिशन चाहिए कि फ्यूचर ऑफ मनी क्या है, और फ्यूचर ऑफ मनी और फ्यूचर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स क्या है। राइट, report will analyze cryptocurrencies impact on economic and financial growth, financial inclusion, national security, and the extent to which technological innovation may influence at that time. कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल सिक्योरिटी पे क्रिप्टो का क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। इनफैक्ट पीछे जो जेनेट येलन है, जो ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी है, उन्होंने प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप के साथ पीछे स्टेबल कॉइन्स पे और एक रिपोर्ट भी सबमिट करी थी, जिसमें फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी ओसीसी ने मिलके एक रिपोर्ट सबमिट भी करी थी डिजिटल एसेट्स पे और स्टेबल कॉइन्स पे। राइट, तो इस प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप के थ्रू ये भी जानने की कोशिश करी कि कि डिजिटल डॉलर के का स्कोप क्या है, यूएस कैसे डिजिटल डॉलर को यू नो में इनोवेट कर सकता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल आल्सो आस्क एजेंसीज टू इवैल्यूएट हाउ यूएस कुड इशू अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। शुड इशुएंस बी डीम्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है? तो वो ऐसे ही सीबीडीसी को लॉन्च नहीं कर रहे, वो सारी एजेंसी से ये जानना चाह रहे हैं इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कि क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है सीबीडीसी लॉन्च करना। 100 से ऊपर कंट्रीज जो है वो सीबीडीसी लॉन्च करने की बात कर रही हैं। राइट, और जिसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूजेज भी होगा। तो उसमें ये समझना चाह रहे हैं, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट ये समझना चाह रहे हैं कि विद इम्प्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द सेंट्रलिटी ऑफ यूएस डॉलर इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, the executive order will help make sure we have a leadership role and seat at the table। कि अगर सीबीडीसी फ्यूचर है तो ये जानना है प्रेसिडेंट को कि यूएस कैसे उसमें लीडरशिप हासिल कर सकता है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, और यूएस डॉलर जैसे अभी ग्लोबल लीडर है फाइनेंशियल सिस्टम में, वैसे ही सीबीडीसी कैसे लीडरशिप रोल दिला सकता है यूएस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब सो दे आर आस्किंग, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद यू नो सीबीडीसी का इम्प्लीकेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी पे, ह्यूमन राइट पे और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। हमने देखा है कि सीबीडीसी को चाइना किस तरीके से यूज करना चाह रहा है। राइट, तो उस एंगल को भी ये समझना चाह रही है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इशू है प्रेसिडेंट की तरफ से। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स थ्रेट हैं, नहीं है, केवाईसी को कैसे बेटर कर सकते हैं, ट्रांसफर रूल्स कैसे लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात हुई है। सो इसमें द इनसफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बोला कि वो रिपोर्ट सबमिट करें। एंड the fact sheet described this as promoting US leadership in technology and economic competitiveness। So इससे ये पता लगता है कि अमेरिका अब उस मकाम पे आ गया है, they finally reached to a stage where Biden, the president, is trying to understand virtual digital assets more closely। They're trying to understand it from all the different perspectives। जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे वो समझना चाह रहे हैं कि
कि दे आर आस्किंग फॉर अ रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। गॉन आर दी डेज के अब क्रिप्टो एक हेवायर, एक ग्रे एरिया में ग्रो करेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर जो है वो समय आ गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं हल्के से बता देता हूँ। इसका सिंपल सी बात है, देखिए जो इम्पैक्ट है, आप ये लेके चलो कि बिटकॉइन को एज़ अ कमोडिटी वहाँ पे रेगुलेट डेफ़िनेट करेंगे, डेफ़िनेट है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक कमोडिटी की तरह है, और जो कमोडिटी की तरह एक एसेट क्लास की तरह वहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट वो अलाउ करेंगे। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स मुझे ऐसा लगता है वो उसको सिक्योरिटी के पैराडाइम में डालेंगे, सिक्योरिटीज़ लॉ उस पे लगेगा। सिक्योरिटीज़ लॉ लगते ही काफ़ी सारा जो डीफाई सेक्टर है, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो प्रिमा फेसी जिन्होंने फंड रेज़ किए हैं और जिनके अंदर एक सेंट्रल एंटिटी है वही काम कर रही है, और जो टोकन का प्राइस है उस काम करने वाले पर डिपेंडेंट है कि वो अच्छा काम करेगा तो टोकन का प्राइस बढ़ेगा। ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आप देखोगे कि काफ़ी सारा डीफाई सेक्टर जो है, वो बैठेगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स की पहले भी रिपोर्ट सबमिट हुई है, जेनेट येलन ने ये बात बोली भी है, प्रेज़िडेंट वर्किंग ग्रुप के साथ वो ऑलरेडी काम कर चुकी है। ऐसा लगता है कि स्टेबल कॉइन्स को केवाईसी किया जाएगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रही है, स्टेबल कॉइन्स जो वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका बंद नहीं करेगा, केवाईसी करेगा। केवाईसी करते स्टेबल कॉइन का जो चार्म है, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो चार्म खत्म होते ही जो सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स हैं, उनकी डिमांड कम होगी, और जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स हैं, एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे कि यूएसटी है, जो लूना लूना को बर्न करके जो इशू होता है यूएसटी, वो ग्रो करेगा, डाई ग्रो करेगा, और जो एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स हैं वो ग्रो करेंगे, और हम लूना के अंदर देख भी रहे हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ है। और उसके बाद ओवरऑल इट्स अ गुड साइन, प्रोवाइडेड कि इसके बेसिस के ऊपर दुनिया इन ये जो रिपोर्ट सबमिट होगी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रिप्लाई में, वो बेस बनेगी पूरी दुनिया में कि चलो अमेरिका ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा कर देते हैं। सो ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग डीफाई के अंदर या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब वो सिक्योरिटी लॉ लगा देंगे, काफी सारे कॉइन्स जब उसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो उनके फ्यूचर में थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बंद नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज़ जो यूएस के अंदर है, वो वहाँ से अपने बेस को शिफ्ट करेंगी और इधर-उधर जाएँगी, और काफ़ी सारी वो उन जगहों पे जाएगी जहाँ आज भी सिक्योरिटी लॉज़ के अंदर वो नहीं आता है। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन प्रीटी सून। और दुबई से खबर जो आ रही है, दुबई अडॉप्ट्स इनिशियल क्रिप्टो लॉ, एस्टैब्लिशेस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर ओवरसाइट। सो दुबई ने एक फर्स्ट फेज ऑफ क्रिप्टो लॉ जो है वो निकाल दिया। मैंने बोला ना, क्रिप्टो लॉ स्टैटिक नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं निकाल सकते कि वन लॉ ऑल सोल्यूशन। पहला एक इनिशियल क्रिप्टो लॉ निकाला है, एक पहला गाइडलाइंस निकाली है, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। और वहाँ का जो द प्राइम मिनिस्टर is saying that he tweeted that the future belongs to whoever designs it. शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, तो उन्होंने नो ये ट्वीट किया है। एंड अगर मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो इज इट दैट टुडे थ्रू द वर्चुअल एसेट्स लॉ वी सीक टू पार्टिसिपेट इन द डिजाइन ऑफ दिस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग ग्लोबल सेक्टर। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज राइटिंग दैट थ्रू वर्चुअल एसेट्स लॉ वी सीक टू पार्टिसिपेट इन द डिजाइन of this newly and rapidly growing global sector. So, all in all, this is a great sign. One should learn from Dubai, where Dubai is it's one of the emirate of Dubai. Of emirate is one of the 7 emirate, 7 emirates को मिला के UAE बनता है, जिसमें एक अबू धाबी भी है, और अबू धाबी और दुबई दोनों काफ़ी प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं। The independent authority will oversee the development of the best business environment in the world for virtual assets in terms of regulation. तो ये दुबई के अंदर से आ रही है खबर। और इम्पोर्टेंट है कि अगली खबर जो है वो थाईलैंड से आ रही है, जहाँ थाईलैंड में पहले उन्होंने टैक्स लगाया, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने देना चाहिए। तो उन्होंने एक बैकफुट पे जाके 2 चीज़ों में चेंजेस किए हैं। पहले कि अगर आप वहाँ पे
और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस से अगर डील करते हो तो 7% का एग्जेम्पशन है आपको। 7% की छूट है आपको वैट पे, वैल्यू एडेड टैक्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जिनको लाइसेंस देगी, अगर आप वहाँ से करेंगे तो आपको 7% का वो है छूट है वैट पे। और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आपको लॉसेस हुए, आपको तो वो आप लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर जो अभी कानून आया है उसके अंदर कोई इंसेंटिव नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग टैक्स को बचाने के लिए हो सकता है बाहर के एक्सचेंजेस पे भी डीलिंग बढ़ जाएगी। तो इनफैक्ट इंसेंटिवाइजेशन होना चाहिए था कि इंडिया की एक्सचेंजेस पे ही लोग ट्रेड करें, बाहर की एक्सचेंजेस पे ट्रेड ना करें। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई और जिसके कारण ये देखा ये जा रहा है कि थाईलैंड के अंदर जो है उन्होंने ये प्रोग्रेसिव तरीके से, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इट्स अ फ्यूचर, तो उन्होंने अपने टैक्सेशन रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। सो ऑल इन ऑल ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट देशों से ये डेवलपमेंट आ रही है और अ, यहाँ से पता ये लगता है कि पूरी दुनिया में प्रोग्रेसिवली काम चल रहा है क्रिप्टो के ऊपर। यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ, थाईलैंड के अंदर चेंजेस किए गए, पहले टैक्सेस लगाए फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, उसके अंदर चेंजेस किए और दुबई तो क्रिप्टो लॉ लेके आ ही गया पहले फेज़ का। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में आपको बहुत पता लगा होगा। क्या इसका इम्पैक्ट होगा उसके बारे में पता लगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहता क्या है वो पता लगा और दुबई और थाईलैंड की मैंने आपको अपडेट दिया है। ऐसे ही अपडेट्स डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करूँगा। सॉरी पिछले 1-2 दिन में मैं अपडेट नहीं कर पाया सिंस आई वाज़ ट्रैवलिंग, बट मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि मैं इसको डेली बेसिस पे लेके आऊँ। सो विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा कि कैसा लगा आपको कि जो डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया में, आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।